हेलो एवरीवन। इस कहानी में हमारी फीमेल लीड का नाम हाना है, जो कि एक स्वीट और इनोसेंट सी गर्ल है। इसके साथ साथ वो एक ज़बरदस्त शेफ़ है और बेकिंग में वो कमाल महारत रखती है। वो अपने घर पर ही डिफरेंट आइटम्स प्रिपेयर करती है और उसके बाद एक करीब की ही बहुत ही रिप्यूटेबल बेकरी में जाकर डिलीवरी करती है एनोनिमसली। वहाँ के सारे वर्कर्स उसको देखने के लिए दीवाने हैं। उन्हें आज तक नहीं पता कि उनकी यहाँ पर सबसे ज्यादा बिकने वाली आइटम कौन सा शेफ बनाता है। और फिर यहाँ की एक सीनियर वर्कर उनके पूछने पर बताती है कि इस लड़की को आज तक किसी ने भी नहीं देखा। अगर इसको कोई जानता है तो वो सिर्फ हमारा ऑनर है। और वो ऑनर थे हाना के मास्टर और उसके अंकल के नाई। उनकी बेकरी का नाम ला सेवर था और वो बहुत ज्यादा फेमस थी। और उसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली आइटम वही रेनबो पैलेट था, जो कि हाना प्रिपेयर करती थी, जिसको खरीदने के लिए लोग क्यू बनाकर वेट किया करते हैं। और फिर इसी के साथ ही हमें हमारे मेन लीड को दिखाते हैं। इस ड्रामे में हमारे हीरो का नाम फ्यूजी है, जो कि एक बहुत ही बड़ी कन्फेक्शनरी कंपनी का सीईओ है और इस कंपनी के चेयरमैन उसके अपने ही डैड हैं। फ्यूजी बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है और अब उसने ही डैड के बाद अपनी कंपनी को संभालना है। लेकिन उसके साथ एक इशू है और वो ये है कि अगर उसका किसी ह्यूमन के साथ फिजिकल इंटरेक्शन हो जाए तो इसकी वजह से उसे एक साइकोलॉजिकल इशू स्टार्ट हो जाता है। और आज भी कुछ ऐसा ही होता है। उसने एक जबरदस्त सी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की हुई थी, सब कुछ बिल्कुल स्मूथली जा रहा था, लेकिन उसका हाथ एक एम्प्लॉय के हाथ से टच हो जाता है और बस उसके बाद उसकी हालत बिगड़ जाती है। उसको वही शॉक की कंडीशन में जाना पड़ता है और उसे सारा कुछ बीच में छोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है। फ्यूजी बचपन से ऐसा नहीं था, उसका ये इशू किसी ट्रॉमा की वजह से ट्रिगर हुआ था। और इसके साथ ही वो जर्मोफोबिक भी बहुत ज्यादा है। उसकी शर्ट पर अगर एक भी स्टेन लग जाए तो वो तुरंत ही शर्ट चेंज करता है, इसलिए उसने अपने बैग में पूरा एक सेट रखा होता है। दूसरी तरफ हमें हाना को दिखाते हैं। इस टैलेंटेड गर्ल के साथ भी एक साइकोलॉजिकल इशू है और वो ये है कि इसे सोशल फोबिया है। वो लोगों के साथ आई कॉन्टेक्ट नहीं कर पाती और एक दो दफा वो कॉम्पिटिशन्स में भी गई थी, वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन इन दी एंड उसे ऐसा लगता है कि हर कोई उसे घूर रहा है, उसे पता नहीं अजीब नजरों से देख रहा है। इसी वजह से वो सारा कंपटीशन हर चीज बीच में छोड़कर भाग गई थी। और बस यही वजह है कि इतनी टैलेंटेड होते हुए भी वो आज तक किसी बाहर बेकरी में काम नहीं करती, ना उसने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है, बल्कि वो एनोनिमसली अपने ही मास्टर की बेकरी में आइटम्स डिलीवर करती है और यहीं से ही अपना पैसा कमाती है। आज भी उसके अंकल के नाई जाते जाते उससे कहते हैं कि तुम्हारी बर्थडे आने वाली है और मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रेडी किया है, तुम इस दुनिया से बाहर निकलो, बाहर की दुनिया को देखो, हम दोनों इकट्ठे जाएंगे और तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट पर डिनर करेंगे। उसके अंकल के नाई को उसकी बहुत फिक्र होती थी, क्योंकि बेचारी हाना का इस दुनिया में उसके अलावा और कोई भी नहीं था और वो भी बहुत बूढ़े हो चुके थे। वो सोचते थे कि इसको कोई अच्छा हमसफर मिल जाए, इसकी ये बीमारी खत्म हो जाए तो मैं सुकून से इस दुनिया से जा सकता हूँ। और इसी वजह से वो आज पास के ही एक बार में जाते हैं और वहाँ के एक लड़के जिसका नाम हिरोशी था उससे बात करते हैं कि क्या तुम मेरे रिकमेंड करने पर एक ब्लाइंड डेट पर जाओगे, और वो भी यस कर देता है। इनफैक्ट हाना का हिरोशी पर काफी अरसे से क्रश था। वो एक दफा उसको गाड़ी की टक्कर होने से बचाता है और बस उसकी नजरों में हीरो बन जाता है। उसने तो शायद हाना को देखा ही नहीं था, इग्नोर करके साइड पर चला गया था, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक हाना का उस पर बहुत सीरियस किस्म का क्रश था। वो खुद तो जा नहीं सकती थी, लेकिन अंकल अक्सर उसे हिरोशी की सिंगिंग करती हुई वीडियोस को सेंड करते थे। अब इसके बाद हम एक और कैरेक्टर को दिखाते हैं, जो कि डॉक्टर आयरीन है। वो एक साइकेट्रिस्ट है और अक्सर ही फ्यूजी उसके पास जाता है अपने इशू को लेकर। साइकेट्रिस्ट होने के साथ साथ वो फ्यूजी की क्लास फेलो भी थी। पहले तो आयरीन का फ्यूजी पर क्रश हुआ करता था। वो उससे कहती है कि पहले जब मुझे तुम्हारी बीमारी का नहीं पता था तो मैं सोचती थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिजेक्ट करने की, लेकिन बाद में समझ आया कि तुम्हारा यही साइकोलॉजिकल इशू है जिसकी वजह से तुमने मुझे रिजेक्ट करा था। अब उसके बाद वो उसे एक ग्रुप काउंसलिंग के लिए लेकर जाती है, जहाँ पर सारे लोग थे, डिफरेंट किस्म की थेरेपीज कर रहे थे और अपनी अपनी प्रॉब्लम सबके साथ शेयर कर रहे थे। यहाँ पर जब फ्यूजी की बारी आती है तो वो कोई ऐसी बात कह देता है कि सारे किए कराए पर उसने पानी फेर दिया था। बेचारी आयरीन की सारी मेहनत उस वक्त मिट्टी में मिल जाती है जब वो वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को ऐसी बातें करके डिसअपॉइंट कर देता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी इस चीज से कोई फर्क पड़ने वाला है। और बस वो सारे लोग रोने लगते हैं कि वाकई हमें भी यही लगता है। जबकि उधर फाइनली बर्थडे वाला दिन आ जाता है और हाना हिम्मत करती है। अच्छा सा रेडी तो हो नहीं पाती क्योंकि वो लोगों की नजरों में नहीं आना चाहती थी। सिंपल सी ड्रेसिंग करके उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है, लेकिन जाकर देखती है तो वहाँ पर उसके अंकल तो आए नहीं थे।
वो इतनी सिंपल थी कि उसने जानबूझकर वेटर से मिलता जुलता ड्रेस पहन लिया था ताकि वो किसी को नजर ना आ सके, सबके बीच ब्लेंड हो जाए। थोड़ी देर इंतजार करती है और उसके बाद अंकल को फोन करती है। अंकल कहते हैं कि सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला था, लेकिन मैं नहीं, यहाँ पर मेरी जगह हिरोशी आया हुआ है, जाओ उससे मिलो और बात करने की कोशिश करो, आखिर तुम कब तक सिंगल रहोगी। लेकिन हाना में कहाँ इतनी हिम्मत थी, वो तो किसी से नजरें भी नहीं मिला सकती थी। इतने ऑकवर्ड मोमेंट पर वो हिरोशी के सामने भी नहीं जाती, बल्कि साइड से होती हुई वहां से बाहर भाग जाती है। अब उसे अंकल की फिक्र हो रही थी कि मेरे इस रूड बिहेवियर की वजह से वो नाराज ना हो जाए, तो जाती है उनकी बेकरी में, जहाँ पर देखती है कि वो उसके लिए एक केक प्रिपेयर किए हुए थे। और फिर उसके बाद वो जैसे उनको तलाश करती है तो पता चलता है कि वो पास ही गिरे हुए हैं, उन्हें हार्ट अटैक हुआ था और उसके बाद अब वो इस दुनिया में रहे ही नहीं। हाना बेचारी का इस दुनिया में सिर्फ एक ही रिश्ता था और वही उसके सोर्स ऑफ इनकम भी बने हुए थे, और अब वो इस दुनिया से जा चुके थे। उधर फ्यूजी की लाइफ भी कुछ अच्छी नहीं जा रही थी। उसके डैड उस पर बहुत चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, कहते हैं कि आखिर तुम खुद को कंट्रोल क्यों नहीं करते, तुम मेरी कंपनी कैसे संभालोगे अगर तुम एक प्रेजेंटेशन भी ढंग से नहीं दे पाए। लेकिन फ्यूजी का कहना था कि मेरे आइडियाज़ तो कमाल के थे, ये आप भी जानते हैं। और इसके बाद उसके डैड उसे एक टास्क दे देते हैं और वो ये था कि हम ला सेवर बेकरी को एक्वायर कर रहे हैं। उसके ऑनर के जाने के बाद मुझे उसे ढंग से चला कर दिखाओ। अगर तुमने वहाँ का बिजनेस अच्छे से रन कर लिया तो फिर मैं तुम्हें एक और चांस दे सकता हूँ। उधर हाना बेचारी काफ़ी परेशान थी। एक अंकल ही थे जो उसे जानते थे कि वो उस बेकरी के लिए काम करती है और अब वो भी नहीं रहे थे। वो कैसे पैसे कमाएगी, कैसे उस बेकरी में अपना काम कंटिन्यू कर सकती है। उसे अंकल की बहुत यादें भी आती हैं। अपनी मॉम के इस दुनिया में जाने के बाद कोई भी ऐसा नहीं था जिससे वो नजरें मिला सकती थी। आई कांटेक्ट तो वो अंकल से भी नहीं कर पाती थी, लेकिन वो उसे समझते थे और उसकी सपोर्ट बने हुए थे। और अब उनकी बेकरी तो बिक चुकी थी, एक बड़ी कंपनी ने एक्वायर कर ली थी। उनकी अपनी पॉलिसीज थी, वो अपने ढंग से चलेंगे। और सबसे पहले तो फ्यूजी आते ही एक अननोन बेकर से लिए हुए आइटम्स के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है और कहता है कि मैं ऐसी चीज को अलाउ नहीं कर सकता जो कोई अननोन बनाता है, ये मेरी कंपनी की पॉलिसीज के खिलाफ है। हाना बेचारी कब तक सरवाइव कर सकती थी, उसे उस बेकरी में आना ही पड़ता है। बेकिंग के अलावा तो वो कुछ जानती भी नहीं थी। वो उस कंपनी में आती है गॉगल्स लगाकर और उसके बाद वहाँ पर एक आदमी उससे पूछ ही लेता है कि क्या तुम यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई हो, हमें कुछ स्टाफ चाहिए, और वो यस कर देती है। अब उसके बाद किसी न किसी तरह से वो फ्यूजी के सामने जाकर बैठी हुई थी। वो उससे बहुत पूछते हैं तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है। ये सब तो एक सीक्रेट था, वो बता भी नहीं पाती। लेकिन फ्यूजी भी इस टाइम पर स्ट्रगल से गुजर रहा था, उसकी स्ट्रगल को समझ सकता था। वो उसके क्लोज आकर उसे बताना चाहती थी कि मुझे सोशोफोबिया है, लेकिन उसको तो कांटेक्ट का फोबिया था। वो उसे खुद के क्लोज ही नहीं आने दे रहा था। दोनों के अपने अपने प्रॉब्लम्स थे। लेकिन इन दी एंड उसे बेकिंग से रिलेटेड उसकी साइकोलॉजी काफ़ी पसंद आती है और वो उसे एक चांस देने का फैसला करता है। कहता है ठीक है, तुम यहाँ पर काम कर सकती हो। हाना बेचारी जो पहले घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, अब इतने लोगों के बीच काम करेगी। लेकिन फिर भी उसे हिम्मत तो जुटानी थी। नजरें तो वो आज तक किसी से मिला ही नहीं सकी थी। इतने सारे लोगों को एक दफ़ा देखकर वो डर जाती है और उसके बाद भागती हुई अंदर आती है जहाँ पर फ्यूजी कॉफ़ी पी रहा था और उसके चिल्लाने से वो भी डर जाता है। और बस कुछ ऐसा होता है कि उसके हाथ से कॉफ़ी का कप गिरता है। वो गिरने वाला था, हाना उसे पकड़ती है। वो उससे अपना हाथ छुड़ा रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे पकड़े हुए थे और दोनों इकट्ठे गिर जाते हैं। इस बीच बहुत कुछ अनोखा हो गया था और वो ये था कि हाना ने उसे डायरेक्ट आई कांटेक्ट किया था और दूसरी तरफ फ्यूजी, उसे हाना ने छुआ था, उसके बाजू पर ही लेटी हुई थी, लेकिन उसे कोई भी एलर्जिक रिएक्शन नहीं हो रहा था। वो इसी वजह से हैरान होता है और उसके फेस को टच करने की कोशिश करता है कि वो उसका हाथ पकड़ लेती है। उसे बचपन में कही हुई उसकी माँ की बात याद आती है। वो कहती है कि कोई ना कोई शख्स ऐसा जरूर होगा इस दुनिया में जिससे तुम आई कांटेक्ट कर पाओगी, वो तुम्हारा सोलमेट होगा, या फिर हो सकता है कि वो कोई विलन ही क्यों ना हो। और जिस तरह से वो उसके फेस को टच कर रहा था, वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर कहती है कि तुम विलन हो मेरी लाइफ के, बैड बॉय। अब इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है। एक्चुअली आयरीन से ही ऑनलाइन हाना भी काउंसलिंग लेना स्टार्ट कर रही थी। वो उसे अपना इशू बता रही थी और उसी टाइम पर उसके ऑफिस में फ्यूजी भी पहुंच जाता है। उसका हाथ थोड़ा सा जल गया था कॉफी गिरने की वजह से। वो भी बताता है कि पहली दफा मुझे इस दुनिया में एक लड़की मिली है जिसे मैंने टच किया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनकर आयरीन काफी खुश होती है और उससे कहती है कि उसे अपने हम सफर बनाने के बारे में भी सोच लो अब। तो वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि शी इज माई टाइप।
उधर बेचारी हाना को रोजाना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था और अक्सर ही बेकरी में काम करते हुए कोई ना कोई उसके क्लोज आता था या फिर आंखों में आंखें डाल के बात करने की कोशिश करता था और उसी टाइम पर वो कोई ना कोई गड़बड़ कर दिया करती थी। कभी वो पेस्ट्रीज गिरा देती थी तो कभी उसकी वजह से बर्तन टूट जाते थे, लेकिन इस सब में उसकी बैक पर कोई खड़ा हुआ था और वो था उसका बॉस फ्यूजी, जो हमेशा उसको सपोर्ट करता था और ऐसे सारे इश्यूज को नजरअंदाज कर दिया करता था। वह इतने में इस बेकरी में एक इशू आ जाता है और वो ये था कि वहाँ का एक जैम सप्लायर था, वो उनके साथ काम करने से इनकार कर देता है क्योंकि वहाँ की सीनियर लेडी फैंग अब यहाँ काम नहीं कर रही थी और वो उसी का ही जानने वाला था। उस सप्लायर को ऐसा लगा था कि जैसे नए बॉस ने आकर अपनी नई पॉलिसीज रखी हैं और फैंग को काम से निकाल दिया है। वो सोचता है कि ऐसे सीनियर्स को निकालना ये लोग डिजर्व नहीं करते और मैं अपनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऐसी कंपनी को नहीं दे सकता। इस प्रोडक्ट के बगैर उनकी बेकरी का भी गुजारा नहीं था, तो वो सोचता है कि क्यों ना उसे मनाने के लिए जाया जाए। और यहीं पर ही उसने एक दफ़ा हाना को देखा था। वो उस सप्लायर को और उसके इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से पहचानती थी और इसके साथ साथ वो कोरियन भी थी और वो सप्लायर भी कोरियन ओरिजिन से था। तो वो उससे कहता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, उसे कन्विंस करने में मेरी हेल्प कर पाओगी। अब वो उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है और यहाँ पर एक और भी लड़का था जो उनके साथ इस सफर पर जा रहा था और वो हिरोशी था। हिरोशी एक्चुअली फ्यूजी का क्लास फेलो था और उसने उसे अपने साथ बुलाया था इस लॉन्ग ड्राइव पर एक पेड ड्राइवर के तौर पर काम करने के लिए। हाना तो उसे देखते ही काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि ऑफ कोर्स वो उसका क्रश था, लेकिन अपना बॉस उसे एक आंख भी नहीं पाता था क्योंकि उसने अपने माइंड में कहीं ना कहीं ये बिठा लिया था कि ये मेरी लाइफ का विलन होने वाला है। और वैसे भी वो बेचारा जर्मोफोबिक था, हमेशा दूसरों से फासला रखता था और बार बार हैंड सैनिटाइजर्स भी यूज़ करता रहता था। इसी वजह से उसे बहुत चिढ़ होती थी अपने इस बॉस से। यहाँ पर रास्ते में एक दफ़ा उसकी हिरोशी से बात होती है। वो उसे बताता है कि मैं एक म्यूजिशियन हूँ और मेरा इस बेकरी के पास ही एक छोटा सा बार है। वो कहती है कि मैं इस बार में ज़रूर आऊँगी। उसने बार का नाम भी ले लिया था। हिरोशी उसे पकड़ने वाला था कि तुम तो मुझे जानती नहीं थी, लेकिन इतने में वहाँ पर फ्यूजी आ जाता है और वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब वो लोग अपने सफ़र पर जा रहे थे कि यहाँ गांव में पहुँचते ही उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। जैसे ही फ्यूजी गाड़ी से उतरना चाहता था उसके पैर कीचड़ में लग जाते हैं और बस बेचारे की बड़ी बुरी हालत होती है। उसे पहले ही गंदगी से बहुत चिढ़ थी। वो किसी न किसी तरह से हाना को बुलाता है, ये सारा कुछ क्लीन कराता है और उसके बाद प्लास्टिक बैग्स अपने जूतों पर चढ़ा के बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकलता है। अब वो आगे आगे जा रहा था। रास्ते में एक फ्रॉग भी बैठा हुआ था उनको तंग करने के लिए और बस उसे देखकर वो गिरने ही वाला था कि इतने में पीछे आती हाना को धक्का लग जाता है और वो सीधी जाकर कीचड़ में फंस जाती है। बहुत बुलाती है कि मेरी हेल्प करो और वो था कि एक स्टिक लेकर खड़ा हुआ था। अपना हाथ तो उसे पकड़ा नहीं सकता था, बस इसी से खींचने की कोशिश कर रहा था कि हाना बुरी तरह से फिर गिरने वाली होती है कि यहाँ पर हिरोशी पहुँच जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालता है। अब तो हाना को अपने बॉस पर और भी गुस्सा आ रहा था। उसे लगता था कि फ्यूजी कितना सड़ा हुआ इंसान है और हिरोशी देखो मेरा क्रश है, कितना स्वीट है। अब इतने में वो लोग उसी सप्लायर के घर पहुंच चुके थे। उन्हें पता चलता है कि वो अपने फार्म्स पर गया हुआ है और उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, इसलिए उसकी वाइफ ने उन्हें एक कमरा दे दिया था कि यहाँ पर आप लोग आराम से बैठकर रेस्ट कर सकते हैं। हिरोशी वहाँ से बाहर जाना चाहता था, लेकिन फ्यूजी उसे रोक लेता है और कहता है कि अगर हम दो यहाँ पर बच गए तो बहुत ऑकवर्ड लगेगा। अब एक दफ़ा मौका मिलता है और हाना जाकर हिरोशी के साथ बैठ जाती है। उससे बातें कर ही रही थी और उसे बताना भी चाहती थी कि कैसे मैं काफ़ी अरसे से तुम्हें जानती हूँ, लेकिन इतने में उसे एक कॉल आ जाती है और वो थी कि एक लड़की थी जो कि ड्रंक हो गई थी और उसके फ़ोन में इसी का नंबर था। अब उसने इमरजेंसी में इसी को बुलवाया था तो उसे वहाँ से जाना पड़ता है। वो एक टैक्सी बुलाता है और उनसे सॉरी करता हुआ वहाँ से निकल जाता है। अब फ्यूजी और हाना दोनों अकेले उस कमरे में रह गए थे। यहाँ पर बैठी बैठी बेचारी हाना को काफ़ी नींद आ जाती है और फ्यूजी वो बार बार सोच रहा था कि इसको मैंने एक दफ़ा टच किया था, मुझे कुछ नहीं हुआ था, क्यों ना मैं फिर से ट्राई करूं। वो पास जाकर उसे फिंगर लगाने की कोशिश कर ही रहा था, कितने में हाना आंखें खोल लेती है, लेकिन थैंक्स गॉड वो सिर्फ नींद में था, वरना वो पता नहीं फ्यूजी का क्या हशर करती। अब इतने में वो सप्लायर वहाँ पहुँच जाता है और वो किसी सोमो रेसलर से कम नहीं था। वो आते ही उनको जोश में कहने लगता है कि क्या तुम ही वो लोग हो जो मेरा इंतजार कर रहे थे और क्या तुम ही कंपनी के CEO हो। ये सुनते ही हाना तो पीछे डर के छुप जाती है। फ्यूजी उसे प्रोटेक्ट तो करना चाहता था लेकिन खुद भी काफ़ी डरा हुआ था। इतने में वो रेसलर कहता है कि तुम लोगों ने इतनी देर से खाना भी नहीं खाया, आओ हम इकट्ठे खाना खाते हैं। और उन्हें समझ आ जाती है कि बस उसके बोलने का अंदाज ही ऐसा है। यहाँ पर बातों ही बातों में हाना को फ्यूजी के एक रूप के बारे में पता चलता है और वो ये था कि सब कहते थे कि उसे सीनियर वर्कर फैंग को इसने काम से निकाला है, लेकिन इनफैक्ट इसने उसे खुद रिटायरमेंट दी थी उसके मेडिकल इश्यूज़ की वजह से और उसके साथ साथ उसके मेडिकल बिल्स भी पे किए थे।
जैसे इस सप्लायर को इस सारी रियलिटी के बारे में पता चला था तो उसका कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया था फ्यूजी के बारे में। वो उसे सॉरी करता है कि मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया था, और इसके साथ ही वो जो खाना पका रहा था उसका एक चींटा जाकर सीधा गिरता है फ्यूजी की शर्ट पर, और बस वो बौखला जाता है। वो तुरंत ही वहाँ से भागने की करता है और फिर वॉशरूम में जाकर हाना को मैसेज करता है कि जल्दी आओ, मेरे लिए एक शर्ट लेकर आओ। वो उसके बैग से एक शर्ट लेकर आती है तो कहता है ये तो पहले ही गंदी है, इस पर एक और ड्रॉप गिरा हुआ था, एक और लेकर आओ। और वो तो बस हैरान थी कि ये शर्टलेस खड़ा हुआ बार बार मेरे सामने दरवाजा खोल रहा है और पता नहीं क्यों नई नई शर्ट्स मंगवा रहा है। वो भी वहाँ से एक नया ट्रेडिशनल ड्रेस उठाती है और वही उसे पहना देती है। अब उनकी डीलिंग उस सप्लायर के साथ तो पक्की हो गई थी, तो वो उनको हॉट स्प्रिंग बाथ भी ऑफर करता है और वो दोनों अपने अपने स्प्रिंग में जाकर बाथ ले रहे थे। यहाँ पर हाना एक गाना गाती है जो कि दीवार के पीछे से फ्यूजी सुन लेता है। उसे ये गाना बहुत पसंद आया था। वो दोनों एक दूसरे से यहाँ पर बातें करने लगते हैं और हाना कहती है कि जैसे उस सीनियर वर्कर फैंग का एक सीक्रेट था, इसी तरह से सारों का कोई ना कोई सीक्रेट होता है। और वाकई सीक्रेट तो फ्यूजी का भी था कि वो किसी से फिजिकल कांटेक्ट नहीं कर सकता, और सीक्रेट तो हाना का भी था कि वो किसी से आई कांटेक्ट नहीं कर सकती। तो बस यहाँ पर हाना की बातों से इम्प्रेस होने के बाद उसने एक फैसला किया था, और वो ये था कि वो उस एनोनिमस बेकर के साथ कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू करेगा, और इसी बारे में वो उसे ईमेल भी कर देता है। और ये ईमेल तुरंत ही हाना के पास पहुंचती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो गई थी। उसने सोचा था कि मैं फ्यूजी को जितना बुरा सोचती थी वो उतना बुरा है नहीं। अब वहाँ से जाते हुए हैंडशेक करना था, और इसी के लिए जानबूझकर अब तक फ्यूजी ने अपने हाथ पर पट्टी बांध रखी थी और वो हाना को आगे कर देता है। वो उसकी जगह हैंडशेक करती थी और वो हाना की जगह हर किसी से आई कांटेक्ट, जैसे वो दोनों एक दूसरे की रेमेडी बन चुके थे। हाना को अब वापस जाने की बहुत जल्दी थी क्योंकि कल उसे ऑर्डर भी डिलीवर करना था, और वो भी डबल ऑर्डर किया था। उसे घर जाकर कस्टमर्स के लिए बहुत सारी बेकिंग करनी है, इसीलिए वो काफ़ी खुश भी थी कि डबल पैसा कमाएंगी, लेकिन काम का बर्डन भी तो था। अब रास्ते में फ्यूजी उससे कहता है कि मैंने फील किया है तुम लोगों से आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाती, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। इतना तो मैं ऑब्जर्व कर चुका हूँ कि अगर तुम किसी एक पर्सन से आई कॉन्टैक्ट करती हो तो वो सिर्फ मैं हूँ। अब इसके जवाब में हाना कुछ भी नहीं कहती, बात को इधर उधर कर देती है। वो उसे उसके घर के करीब ड्रॉप करता है और फिर उसे पता नहीं क्या ख्याल आता है, उसे जाते जाते रोकता है और कहता है कि मिस हाना, तुमने मेरी आज बहुत हेल्प करी है, मैं थैंक्स के तौर पर एक दफ़ा तुम्हारे साथ हैंडशेक करना चाहता हूँ। और वो उसके आगे हाथ बढ़ा देती है। वो डरते डरते उसका हाथ पकड़ता है और बस पकड़ता है तो फिर छोड़ना ही भूल जाता है। वो भावनाओं में बह गया था। अब दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ था, उसे कंफर्म हो जाता है कि लड़की मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि इसके साथ मुझे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। ये सब सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने सालों में पहली दफ़ा था कि उसकी बीमारी पर ओवरकम हो रहा था। हाना उसकी आंखों में आंसू देखती है तो हैरान हो जाती है। उससे कहती है तुम रो क्यों रहे हो? और वो बहाना बनाता है कि तुम कितनी स्ट्रांग हो, क्या कोई पहलवान हो? इतनी जोर से तुमने मेरा हाथ दबाया है कि मेरी आंखों से आंसू निकल आए हैं। उधर हाना भी हैरान थी कि इतने सालों में उसने पहली दफा किसी की आंखों में आंखें डालकर देखा और आंखों में आंसू भी थे। वो भावनाओं को समझने लगी थी। और बस इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट इनकी लव स्टोरी कैसे बढ़ेगी ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।